हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए टेस्ट केमिस्ट्री 98 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पर बेटा उससे पहले 97 टेस्ट का एक क्वेश्चन है जो एक बच्चा है, उसने मुझे कमेंट किया, उसको समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं पहले उसको आपको बता दूं, फिर आगे हम 98 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कौन था? 97 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन ये था कि हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जा रही है, फिर कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट 9 टाइम्स आ जा रही है, तो रेट में क्या इशू है? देखो बेटा वैसे सॉल्व होगा कि अगर हम रेट इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर n, यही तो होता है। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अब बेटा क्या कह रहा है, देखो रेट में उसने ये कहा है कि जब कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो हम कहें कि 4 टाइम्स रेट हो गई। मान लो रेट की वैल्यू हमने r ले ली, जब कंसंट्रेशन तुमने क्या किया 2c, तो ये 2c के पावर n करेंगे तो रेट 4r हो गई। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि नेट 9r आज हो रही है जब कंसंट्रेशन हमने क्या ले लिया, 3 टाइम्स ले लिया। ठीक, ये हो गया। बेटा इन दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा बेटा 2/3 के पावर n, यही तो होगा 2 के पावर 3/n। क्लियर? अब बेटा इसको अगर ये लिख सके तो ये होगा 2/3 के पावर 2 इक्वल टू 2/3 के पावर n, यही तो लिखोगे आप। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जिस बच्चे को भी ये क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो बेटा आज का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 क्यों होगा और आंसर बी क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा आप शुरू करते हैं टेस्ट 98 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट 1/√v और v क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2mqv, यही तो होता है, और v क्या है बेटा यहाँ पे, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से ये पाया आप कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v, और जब ये ऐसा है तो बेटा क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन बात करें यहाँ स्लोप की तो बेटा स्लोप देखो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा बेटा, यही तो स्लोप होगा y इक्वल टू mx। ठीक है बेटा, x ये हो गया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा बेटा 1/√2mq, यही तो होगा। मतलब हम स्लोप को कह सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया। अब स्लोप की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। बेटा ये देखो क्या है, इसका जो स्लोप है वो कम है, इसका स्लोप कम है तो इसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ b। क्यों? क्योंकि b का स्लोप ज्यादा है, b का स्लोप ज्यादा तो उसका मास कम, m का स्लोप कम है इसलिए उसका मास ज्यादा है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्टेड टू हैव अ डायपोल मोमेंट। पूछ रहे हैं कि बेटा डायपोल मोमेंट किसमें, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे होगा, दोनों 180 डिग्री पे होंगे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो बेटा ये तो नेट पे 0 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू 0। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर बेटा, डायपोल मोमेंट इधर और ये दोनों 180 डिग्री पे हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा बेटा, यहाँ भी डायपोल मोमेंट में म्यू की वैल्यू 0, तो तीनों में म्यू की वैल्यू 0 है तो डायपोल मोमेंट 0। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा क्या है, ये दोनों क्या है, अगर इन दोनों को आप मैच करो तो दोनों 120 डिग्री पे हैं, ये 120 डिग्री पे हैं। अगर इनका डायपोल मोमेंट बेटा इधर होगा और ये डायपोल मोमेंट इधर होगा तो नेट जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा बेटा वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो इसके पास जो म्यू की वैल्यू वो 0 तो नहीं होगी और म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following process colloidal sulfur is formed। बेटा colloidal sulfur कब बनता है, जब फेरिक क्लोराइड पे बेटा हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं तो हमें मिलता है FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर, और ये जो सल्फर होता है बेटा ये कोलाइडल सल्फर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following weights the least। सबका वेट पूछ रहे थे, एक का तो वेट दे दिया बेटा 24 ग्राम। ठीक है, अब इसका भी वेट निकाल ले रहे हैं बेटा,
ये मोल दिया है, वेट चाहिए तो वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। NO का मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना दिया है 0.9, NO का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 14 और ये 16, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27 ग्राम। तो इसका जो वेट आएगा वो 27 आ गया। अब बात करते हैं, ये क्या दे दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम से वेट चाहिए, तो वॉल्यूम से वेट चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, हम मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4, इससे मोल आ जाएगा। इसमें अगर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वेट मिल जाएगा, यही तो होगा बस। वॉल्यूम कितना दिया है 22.4, 22.4, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 28, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कितना बेटा 28 ग्राम। नेक्स्ट, ये क्या दे दिया है, इतना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे n निकाल लें और उसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है बेटा, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, इतना 24, और मॉलिक्यूलर वेट सॉरी बेटा अवोगाद्रो नंबर यही होगा 10 टू द पावर 23। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 10 मोल। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 320 ग्राम। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या कि कौन लीस्ट है, तो बेटा लीस्ट कौन है, देखो लीस्ट यही है, सबसे कम इसी का है 24 ग्राम, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसके पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बेटा बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है बेटा वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनमें सबसे ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा फ्लोरीन का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वो आएगा 1, बेटा नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये कितना आएगा 3, फ्लोराइड का निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा 0.5, और इसको निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो इसमें देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का आ रहा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, तो आंसर कौन सा होगा बेटा पांचवा हमारा आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एरोमेटिक, कौन सा आयन एरोमेटिक है, तो आपको पता है बेटा वो कॉन्जुगेट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0,1,2 ये होनी चाहिए। मतलब अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करो तो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2, 1 रखो तो 6 और 2 रखो तो 10। इस रेंज में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है तब तो बेटा वो शो करेगा, वरना नहीं शो करेगा। अब बात करते हैं, देखो बेटा इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखो। ऑप्शन सी में बेटा देखो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है तो इसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बेटा यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हम इन दोनों में बात करें तो बेटा देखो ये भी कॉन्जुगेशन में और ये भी कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, तो बेटा ये एरोमेटिक होगा, ये आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर, ये एंटी एरोमेटिक होगा, इस वजह से ये गलत है। हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. The pressure gas of the cylinder increases, so indicates 20 atm at 27 degrees Celsius. Due to a sudden fire in building, temperature start rising. At what temperature will be the cylinder explode? वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसका मैक्सिमम प्रेशर वो सस्टेन कर सकता है 14.9 एटमॉस्फेयर। पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे वो ब्लास्ट कर जाएगा अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका क्या है 12 एटमॉस्फेयर गैस दिखा रहा है। तो बस बट आइडियली गैस इक्वेशन निकाल दें, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है बेटा, प्रेशर जब 12 एटमॉस्फेयर होगा तो वो क्या करेगा 300 केल्विन पे, इसका ये है। प्रेशर हमें कितना चाहिए एक्सप्लोड होने के लिए 14.9, बटा टेम्परेचर हमें क्या होगा यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व करोगे बेटा तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी बेटा आपका 14.9 इंटू 300/12।
क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आपकी आएगी बेटा 372.5 केल्विन। तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज 4, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहे हैं। बेटा डेल्टा जी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, ये होता है माइनस का 2.303 RT log K। ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट कर लो। माइनस का 2.303, R की वैल्यू यहाँ 0.082 लोगे बेटा, सॉरी जीरो बेटा जूल में दिया है तो 0.082 नहीं, ये होगा बेटा 8.314। क्लियर। इनटू टेम्परेचर कितना बेटा 298 और log K तो log 4। ठीक है, log 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो जाएगा माइनस का 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 और log 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3473 जूल पर मोल। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए किलो जूल में, तो इसको किलो में करोगे तो 3.473 किलो जूल पर मोल होगा। ओके, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? डी होगा। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि वैल्यू माइनस में ही होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बेटा आईपीएससी नेम पता है आपको, डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो बेटा ये वाली जो चेन देखो, ये जो चेन होगी बेटा ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। बस इसमें नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये बेटा क्या है? ये इथाइल ग्रुप लगा है, 5 6 पे इथाइल पे, तो 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, और ये क्या है बेटा? डेक, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन। तो बेटा इसका आंसर कौन सा होगा? ए 5, 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, atoms of element B form SCP lattice and those element A occupied 2/3 of a tetrahedral void, the formula of compound is। बेटा आपको पता है कि अगर n लैटिस साइट है तो बेटा जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसकी वैल्यू होती है 2n। ठीक है, अब बेटा HCP पे n की वैल्यू होती है आपकी 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा बेटा? 12। बस अब कह रहा है बी एचसीपी बना रहा है तो बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 6। और क्या कर रहा है? ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। बेटा ए कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड 12। ये कितना हो जाएगा? 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8। तो अल्टीमेटली फार्मूला हो जाएगा B6A8, यही तो होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा A4B3 इज द आंसर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? First A4B3 is the right answer. Next question. Number of structural isomer of C4H10O that are ethers. बेटा ईथर बनाना है, बना लो। 4 कार्बन का ईथर बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं? 3 कार्बन ऐसे रखते हैं, ये हो जाएगा CH2 CH2O CH3। एक हो गया ये स्ट्रक्चर बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इसको आइसो बना लो आप, ये, और एक बार ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए बेटा? 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो कितने ईथर आइसोमर इसके बनेंगे? 3 ईथर आइसोमर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given reaction X will be। ठीक है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है? ये बेटा आपकी फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। ये किसका एग्जांपल है बेटा? SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें हम हैलोजन को रिप्लेस करते हैं किससे? आयोडीन से। अगर बेटा ये SN1 में
अगर ये SN1 का एग्जाम्पल है तो इसमें जो बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा बेटा कार्बोकैटायन, और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो जो आपका रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर लेगा और दूसरे साइड से, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो इसको भी बना देगा और इसको भी बना देगा, तो दोनों बनेंगे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सी। क्लियर? आप ऐसे समझो कि मान लो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो मान लो कोई कार्बोकैटायन बना, मान लो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? ये बनेगा, क्लियर? तो देखो अब बेटा यहाँ पे क्या करो आप, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा ये क्या आएगा? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा? प्लेनर। और जब प्लेनर होगा तो देखो बेटा स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, यही तो बनेगा। इसको देखो आप ध्यान से, प्लेनर स्टेज में इसका स्ट्रक्चर तो यूं ही कुछ बनेगा। क्लियर? यही तो बनेगा। अब देखो जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से भी इस साइड से भी अटैक करने के लिए फ्री है और इस साइड से भी अटैक करने के लिए फ्री है, तो वो दोनों तरफ अटैक करेगा, मतलब 50% इस तरफ भी पॉसिबिलिटी उसकी अटैक करने की और इधर से भी 50% पॉसिबिलिटी है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो दोनों बनेंगे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? दोनों मिक्सचर बनेंगे, डी एंड एल फॉर्म दोनों बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not applicable to H2SO4? ठीक है बेटा, H2SO4 का पहले स्ट्रक्चर बना लें। ये हो गया सल्फर, क्लियर? अब क्या कह रहा है? कह रहा है द मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बिल्कुल बेटा, एक अनदर मॉलिक्यूल होगा, मान लो सल्फर का ये, तो ये क्या होगा? इससे हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा बॉन्डेड होगा, तो इनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। बेटा यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज सेम। बेटा इसका हाइब्रिड स्टेट मतलब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या होगा? वो होगा sp3, और OH वाला जो हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का इसका भी निकालो तो बेटा देखो इसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो दोनों का हाइब्रिडेशन सिमिलर है, तो बिल्कुल ये भी सही है बेटा। नेक्स्ट कह रहे हैं द एसिड ऑलवेज एग्जिबिट अ बेसिसिटी ऑफ 2। बेटा ये गलत है, H2SO4 मोनोबेसिक भी होता है और वो इस फॉर्म में भी ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है, जबकि ये कह रहे हैं ऑलवेज 2 शो करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The half-life period of a catalytic decomposer of XY3 100 mm found to be 8 hours. At 200 mm it is 4 hours. The order of reaction. बेटा T हाफ होता है ये यहाँ पार्शियल प्रेशर के पावर n-1। क्लियर? अब वो कह रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर 8 बेटा T हाफ की वैल्यू 8 आवर तब आ रही है जब ये 100 mm Hg में रह रहा है, तो ये हो जाएगा n-1। अब कह रहे हैं जब ये 200 mm Hg में जा रहा है तो इसका पावर कितना हो जा रहा है? 1/200 के पावर n-1। क्लियर? ये दो इक्वेशन हो गई अपनी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 200/100 के पावर n-1, और यहां हो जाएगा बेटा 8/4। क्लियर? यही तो होगा। सॉल्व कर लो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। क्लियर? बेटा दोनों सिमिलर हैं तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sodium salt of weak acid hydrolyzed to extent 3% in 0.1 molar solution of water. If Ka for weak acid is इतना ionic product of water। बेटा ionic product पूछ रहे हैं मतलब Kw पूछ रहे हैं, यही तो हमसे पूछ रहे हैं, तो करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या दिया है बेटा?
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिया, हाइड्रोलिसिस मतलब H की वैल्यू दिया इन्होंने कितना 3% मतलब 0.03। क्लियर। बस आपको पता है बेटा कि KH होता है C अल्फा स्क्वायर और KH बराबर होता है बेटा KW बाई KA। क्लियर। अब KS निकाल लेते हैं बेटा यहां से। C की वैल्यू कितना है 0.1, अल्फा की वैल्यू बेटा देखो कितना 0.03 इंटू 0.03, ये वैल्यू आ गई KH की। ठीक है, अब KH की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पे पुट आउट कर लेते हैं बेटा। देखो तो यहां से हो जाएगा KW इक्वल टू KH इंटू KA। KA की वैल्यू दिया है 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -10 बेटा, आप मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.03। क्लियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा KW की जो वैल्यू आएगी 1.17 इंटू 10 टू दी पावर -14। क्लियर, आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा ये कह रहे हैं कि कंसीडर कर लो, लेकिन कंसीडर करके करें क्या? अरे आगे तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका इनकम्प्लीट। ये क्या है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, और जब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो क्या करें? बट इसको देखने के बाद हमें एक आइडिया लग रहा है, चलो हम इसको कंप्लीट बनाते हैं। और इसको देखने के बाद आपको क्या आइडिया लग रहा है? आइडिया लग रहा होगा बेटा ये क्या पूछ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। क्लियर, बस बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। जितनी ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन एटम पे होगी उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर। अब देखो बेटा मैं चारों का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। फर्स्ट वाले ऑप्शन का स्ट्रक्चर ये होगा बेटा, नाइट्रोजन है, यहाँ CH3 लगा है और यहाँ पे है बेटा आपकी बेंजीन रिंग। क्लियर। सेकेंड बेटा देखो 2 बेंजीन रिंग लगी है, NH, और यहाँ पे भी बेटा एक बेंजीन रिंग हो जाएगी जो। थर्ड वाला देखो बेटा इसमें 3 बेंजीन रिंग लगी है, थर्ड वाले में बेटा 3 बेंजीन रिंग लगी है, N हो गया, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, एक बेंजीन रिंग बेटा आपकी ये हो गई और एक ये हो गई। क्लियर। और फोर्थ देखो बेटा इसमें क्या है, ये हो गया सभी का स्ट्रक्चर। अब बताओ बेटा सबसे ज्यादा लोन पेयर की एबिलिटी किसके पास होगी? बेटा इसके पास होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और यहाँ पे लोन पेयर की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। तो जब लोन पेयर एबिलिटी इसके पास मैक्सिमम है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा 4। अब बात करते हैं इन तीनों में। बेटा देखो सभी के पास बेंजीन रिंग है तो इसका जो लोन पेयर है इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसका जो लोन पेयर है बेटा ये 2 रिंग के कॉन्जुगेशन में है, और इसका जो लोन पेयर है बेटा वो 3 रिंग के कॉन्जुगेशन में है। तो बताओ एक रिंग के कॉन्जुगेशन में है तो ये थोड़ी कम मोबिलिटी होगी, यहाँ उससे कम होगी और यहाँ उससे कम होगी। तो सबसे कम मोबिलिटी किसके पास होगी? थर्ड वाले के पास, देन उससे कम किससे होगी? सेकेंड वाले के पास, और अल्टीमेटली ये होगा फर्स्ट वाले के पास। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा 4, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर एबिलिटी की एबिलिटी है बेटा इसके पास सबसे ज्यादा है, इसके पास सबसे कम है, इस वजह से हमारा ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड आर
इलेक्ट्रोलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर प्रोड्यूस। बेटा किसका ले रहे हैं, एसिटिक एसिड का पोटेशियम साल्ट ले रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं COO के, और क्या ले रहे हैं बेटा, प्रोपेनोइक एसिड का पोटेशियम साल्ट ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं। अब इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। बेटा आपको पता है पोटेशियम साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, ये किससे फॉलो अप करती है, ये करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बेटा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इसमें क्या करते हैं कि हम दो मॉलिक्यूल इसका लेते हैं, दो मॉलिक्यूल में एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे ये होगा कि दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्या मिलती है बेटा, दो मॉलिक्यूल मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेंगे, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में यूनाइट हो जाएंगे, और यूनाइट होके क्या बना लेंगे बेटा, ये बना लेंगे CH3CH2। क्लियर। तो जब आप एसिटिक एसिड लोगे तो ये बनेगी आपकी क्या, इथेन। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल लेंगे, एनोड पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इसका फ्री रेडिकल बनेगा, और दो मॉलिक्यूल आपकी क्या मिलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्लियर, ये बन जाएगा। क्लियर। अब ये बन गया तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, जब हम प्रोपेनोइक एसिड का साल्ट लेंगे तो हमें मिलेगा ब्यूटेन, और एसिटिक एसिड का साल्ट लेंगे तो हमें इथेन मिलेगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following carbonyl compound will give racemization reaction in the presence of acid or base। बेटा रेसमाइजेशन के लिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा, जो आपका अल्फा कार्बन है बेटा, ये क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तभी रेसमाइजेशन पॉसिबल है। एक बार फिर समझ लो आप, रेसमाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और दूसरा जो अल्फा कार्बन है वो अगर कायरल होगा तब रेसमाइजेशन पॉसिबल है। अब देख लेते हैं बेटा, देखो इसके पास अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन तो है लेकिन कायरल कार्बन नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है पर ये कायरल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये वाला कार्बन क्या है, कायरल भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो बेटा ये रेसमाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। बेटा ये याद करना है आपको, स्कैंडियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain quantity of electricity deposit 0.24 gram of the silver from AgNO3, what volume of hydrogen will the same quantity electricity liberate at 750 mm of Hg। देखो बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे का भी डिपॉजिट होगा। क्लियर, यही तो आपने पढ़ा है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिटेड होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बेटा आपका हाइड्रोजन भी लिबरेट होगी। क्लियर, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, तो इसका होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा 108। ये वैल्यू आएगी किसमें बेटा, ग्राम में। ठीक है, ओके। इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए पहले मोल निकाल लें। तो इसका होगा बेटा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा। कैसे होगा देखो, 2H प्लस एक्वस लेंगे, इस पे जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो बेटा हमें H2 गैस मिलेगी, यही तो होगा। तो यहाँ से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। बस इसको यहाँ रख लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये हो जाएगी 0.01/4। अब ये n की वैल्यू बेटा पुट करते हैं किस वाली इक्वेशन में, PV इक्वल टू nRT से। क्लियर, आओ। तो n की वैल्यू पता है, हमें वॉल्यूम चाहिए, पर ये जो वॉल्यूम आएगा बेटा ये किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, उसको बाद में हम ml में चेंज कर लेंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी बेटा
nRT/P, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है 0.01, r की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर कितना दिया है बेटा 300 केल्विन अपॉन बेटा प्रेशर दिया है 750 mmHg, इसको बेटा हमें एटमॉस्फेयर में चेंज करना पड़ेगा तो 760 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 62.34 ml। ओके, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है बेटा, मैच करो। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड किससे मैच करेगा बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यूरेसिल आरएनए से, थायमिन बेटा डीएनए से और डबल हेलिक्स भी डीएनए से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the equivalent conductance of 0.2 normal solution of an electrolyte was found to be 200 mole ohm inverse centimeter square equivalent. The cell constant of cell is 2, resistance पूछ रहा है बेटा। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, ये होता है बेटा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर। और आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन कप्पा इंटू एल बाई ए। यहाँ जो एल बाई ए है यही बेटा क्या है आपका सेल कांस्टेंट। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा इन्होंने दिया है 200, हमें कप्पा चाहिए 1000 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2। क्लियर। तो यहाँ से जो कप्पा की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 200 इंटू 0.2 अपॉन 1000। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, हमें आर चाहिए बेटा। एल बाई ए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे दिया इन्होंने 2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये वैल्यू 2 दे दी है, बस कर लेते हैं। तो 1 अपॉन कप्पा ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 और ये हो जाएगा बेटा ऊपर 1000 इंटू 2। क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आर की वैल्यू आएगी 50। क्लियर। तो आंसर क्या होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। Okay, next question. Which of the following pair of elements show diagonal relationship? बेटा ये होगा diagonal relationship लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ये हो जाएगा बेटा क्या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप ये ऐसे होती है, ये हो गई आपकी डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से। चेक कर लो, लिथियम का मैग्नीशियम से कह रहे हैं सही है, बोरान का सिलिकॉन से ये भी सही है, लेकिन मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से कह रहे हैं बेटा ये गलत है। तो सही कौन है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The graph showing variation of osmotic pressure versus C, concentration के टर्म्स में ये वेरिएशन पूछ रहे हैं बेटा। यहाँ C है तो पूछ रहे हैं कि जो तो पूछ रहे हैं स्लोप क्या होगा। तो बेटा आपको पता है पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, यही तो होता है, मतलब y इक्वल टू XM। तो यहाँ M की वैल्यू क्या हो गई बेटा RT, यही तो हो गई। तो स्लोप क्या होगा बेटा RT के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये क्या है सिस एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पता है ये क्या होता है बेटा एंटी एडिशन होता है, और जब एंटी एडिशन होगा तो बेटा क्या बनेगा पिक्चर बनेगा और ये अपोजिट साइड ऐड होंगे। ये होगा बेटा इसका स्ट्रक्चर, ये CH3H Br और यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा HBr, और इसका एक और फॉर्म बनेगा क्योंकि ये क्या बनता है बेटा आपको पता है रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा बेटा HBr और इधर हो जाएगा बेटा BrH एंड दिस। ठीक है। अब इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों को देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कौन सा फॉर्म है बेटा, जब हैलोजन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जब दोनों अपोजिट साइड हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या फ्रीओ।
और अगर ये दोनों सेम साइड हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा इरिथ्रो। क्लियर बेटा, देखो दोनों में ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये 3O होगा, इसका नेमिंग करोगे तो 2,3 ड्राई ब्रोमोब्यूटेन। तो आंसर कौन सा होगा बेटा बी, 3O 2,3 ड्राई ब्रोमोब्यूटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल कन्वर्ट ब्यूट-2-on to प्रोपेनोइक एसिड। बेटा ब्यूट-2-on है मतलब इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो ये हो गया बेटा ब्यूट-2-on, ये होगा CH2CH3। ठीक है बेटा, इस पे हम रिएक्शन कराएंगे अगर किसकी, बेस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये देगा बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हो जाएगा बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, पहले बनेगा आइडोफॉर्म एंड देन फर्दर क्या होगा बेटा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका बेटा CH2COONA। क्लियर, ये बन गया एसिड। अब इस एसिड पे क्या करेंगे बेटा, हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H+ की प्रेजेंस में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3CH2COOH में। क्लियर, ये क्या है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन किससे पॉसिबल है बेटा, इससे पॉसिबल। तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the standard molar enthalpy of formation of cyclohexane and benzene is this and that. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexane is this. यूज इस डाटा और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन पूछ रहे हैं। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देख लो कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन की दी गई है बेटा, ये 116 है, ये गलत है। एक्चुअली वो होती है 119 किलो जूल। क्लियर, तो यहाँ ये जो डाटा है वो थोड़ा गलत दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट, अब हमें क्या पूछ रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करें कि बेंजीन की, देखो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है साइक्लोहेक्सीन की बेटा वो ये दी गई है। जब ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा H जो है इसके लिए दिया गया है इन्होंने कितना, -119 किलो जूल, यही तो दिए हैं। अब बेंजीन का जब हाइड्रेशन कराओगे बेटा, बेंजीन का जब हाइड्रेशन कराओगे तो यहां से आपको एनर्जी कितनी मिल जाएगी बेटा, एक बॉन्ड जब आप हार्ड ब्रेक करा रहे हो तो आपका -119 किलो जूल मिल रहा है। यहाँ तो 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो क्या इसके डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ -119 नहीं हो जाएगी। तो इसको वो करो तो बेटा हो जाएगा 7, ये 5 हो जाएगा 3 -357 किलो जूल। बेटा इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई जो हमें चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वो होगी बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन माइनस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन्होंने दिया है कितना है, साइक्लोहेक्सेन का -156 और बेटा बेंजीन का कितना दिया -49 और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा ये क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 0 होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा FH आपका बेटा, ये क्या होगा आपका एक्चुअल। क्लियर, और ये जो था हमारा ये कैलकुलेटेड था। क्लियर, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जाएगा 502, तो ये हो जाएगा -205 किलो जूल। अब बस दोनों वैल्यूज आ गई बेटा। रेजोनेंस एनर्जी होती है आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअल वैल्यू। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई -357 किलो जूल और ये वैल्यू आई है बेटा कितना 205। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कितना बेटा 152 किलो जूल इज द राइट आंसर। क्लियर, तो आंसर क्या होगा बेटा 152 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, बेटा पोलिंग प्रोसेस कॉपर को
रिमूव करने के लिए होता है कॉपर ऑक्साइड से। The vapor pressure of benzene at 19 degrees Celsius is 1020 torr. A solution of 15 gram of solute is 58.5 gram benzene. What has a vapor pressure of 990 torr? The molecular weight of solute is clear. देखो बेटा क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रहे हैं, कितना है जब उसमें कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो होगा। अब देखो बेटा अगर इसकी वैल्यू पुट आउट करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू 1020 माइनस ये कितना है बेटा 990 अपॉन पी नॉट की वैल्यू क्या है, ये है बेटा आपकी क्या 1020, यही तो है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगा बेटा। अब देखो जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो डेल्टा पी बाई पी नॉट की वैल्यू बहुत कम आनी है बेटा 1 से, और जब ये वैल्यू कम होगी तो ये हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 1020 माइनस 990 बाई 1020, और ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, बस तो ये हो जाएगा बेटा 30 अपॉन 1020। इसको वो करें, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट मल्टीप्लाई ये जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बेटा 58.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 78, ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर, इसको बेटा सॉल्व करोगे जब वेट की वैल्यू आप 15 रखोगे तो वो वैल्यू आएगी 680। क्लियर, और बेटा जब 680 वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 680 होना चाहिए, बट बेटा इस इक्वेशन में तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है डाटा ये गलत है। पर अगर आप जब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे तो उन्होंने जो वेट यूज किया है वो यूज किया है 15 ग्राम की जगह 5 ग्राम। तो बेटा जब 5 ग्राम हम यूज करेंगे तो हमारा जो वेट होगा एम की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी बेटा आपका 226.6। क्लियर, जब m की वैल्यू आप क्या लोगे 5 लोगे, कैसे, m की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी, वेट कितना लेना है 5 इंटू 78 अपॉन 30 इंटू 58.5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 102 से। जब इसको सॉल्व करोगे तब वैल्यू बेटा ये आएगी आपकी। क्लियर, और जब ये वैल्यू आएगी तो आंसर कौन सा होगा बेटा डी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, डाटा गलत दिया है, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ H2S if 1 mole of H2S introduced into 1.1 liter vessel at 100 Kelvin Kc for अल्फा पूछ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बस करते हैं, 2H2S है, ये हो जाएगा बेटा 2H2 प्लस S2, यही तो है। अब देखो, अब मान लो इसकी वैल्यू 1 मोल दिया है तो 1 माइनस इसको हम x करें तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये किस पे होगा बेटा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा x, और ये क्या हो जाएगा x बाई 2। क्लियर, ये होगा। अब देखो इन्होंने वॉल्यूम भी दे दिया है तो बेटा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड करो 1.1, यहाँ भी वॉल्यूम बेटा 1.1 होगा और यहाँ भी बेटा वॉल्यूम 1.1 होगा। अब Kc का एक्सप्रेशन लिखे हैं तो Kc क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सल्फाइड कंसंट्रेशन एंड H2S के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही तो होगा। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। Kc की वैल्यू उन्होंने कितना दे दिया बेटा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। H की कंसंट्रेशन क्या है x बाई 1.1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा x बाई 2 इंटू 1.1। नेक्स्ट बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 माइनस x अपॉन 1.1 क्लियर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां से हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा x
स्क्वायर अपॉन 1.1 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 इंटू 1.1, और यहां से क्या करते हैं बेटा 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होगा बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स को अप्रोक्सी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, आएगा देखो ये 1.1 का स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केसी बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2.2 इक्वल टू हो जाएगा केसी 1 इंटू 10 टू द पावर -6। जब यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी कितनी, 0.13, लेकिन बेटा कितना आ जाएगा, यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो बेटा आएगी कितनी, 0.013। क्लियर। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1.3% इज द राइट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। प्रूसिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, प्रूसिक एसिड हो क्या, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको जब बेटा ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये बना लेता है आपका CN का होल ट्वाइस प्लस H2O। क्लियर। तो क्या होगा बेटा, CnN2H2। आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है फर्स्ट, CS पॉजिटिव आयन मोर हाईली हाइड्रेटेड देन अदर एल्कली मेटल। बेटा ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन क्या है बेटा, ये है लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, एंड हियर द सीसियम। यही तो है। ये क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब डाउन टू द ग्रुप आने पे हाइड्रेशन की वैल्यू कम हो रही है, जबकि ये क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बेटा ऑप्शन चेक करो तो ये देखो तीनों तो गलत हो गए, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप ये करोगे, पर मैं बाकी चीजें भी आपको बता दूं। Among the alkali metal lithium, sodium, potassium, rubidium, lithium है the highest melting point। बिल्कुल बेटा ये सही है, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि among the alkali metal only lithium form a stable nitride by direct combination। बिल्कुल बेटा लिथियम ही है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, इसके अलावा कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस in a closed container is fixed volume increased from this to this. Which of the following statement might expectly explain how the change is accomplished? बेटा इन्होंने क्या दिया है, VRMS दिया है। VRMS की वैल्यू क्या होती है, √3 PV/m। यही तो होगा। आप देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, गैस एक ही है तो मास क्या है, फिक्स है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो भी क्या है बेटा, फिक्स है। ये भी फिक्स है, मतलब दोनों कांस्टेंट है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो VRMS होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P। बस अब करते हैं बेटा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि V1/V2 इक्वल टू रूट ऑफ P1/P2। बस V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, V2 की वैल्यू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा P1/P2 का रूट। क्लियर। तो यहां हो जाएगा बेटा रूट P1/P2 इक्वल टू 1/2। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P1/P2 इक्वल टू 1/4। तो बेटा P2 की वैल्यू हो जाएगी 4P1। क्लियर। मतलब क्या होगा, जब स्पीड हम यहां से यहां चेंज करेंगे तो 4 टाइम्स प्रीवियस प्रेशर की हो जाएगी। तो कह रहा है कि गैस को हीट करेंगे तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा। बेटा देखो अगर टेम्परेचर की बात करें तो एक एक्सप्रेशन और भी होगा, √3RT/m। क्लियर। अब बेटा अगर उसको तुम हीट करोगे तो जो सेम प्रेशर का एक्सप्रेशन आ रहा था, सेम
वॉल्यूम का टेम्परेचर का भी वही एक्सप्रेशन हो जाएगा, और जब इसको हीट करोगे तो जो टेम्परेचर है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रेशर के टर्म्स यूज कर रहे हैं वही तो टेम्परेचर का टर्म्स यूज करेंगे, और जब इसमें हम टेम्परेचर प्रेशर की जगह टेम्परेचर यहाँ रखेंगे, इसको जब आप पुट आउट करोगे तो अल्टीमेटली जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 4T1 के बराबर हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो क्या होगा वो भी क्वाड्रेप्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं बाय हीटिंग द गैस प्रेशर इज क्वाड्रेप्ट, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। बाकी वॉल्यूम फिक्स्ड है तो बेटा कुछ भी नहीं है, और प्रेशर डबल बोल रहे हैं, गलत है। तो 3 स्टेटमेंट गलत है, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैसियस रिएक्शन X2 दिस इज दैट टेल मी एट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X2। ठीक है, पूछ रहे हैं कि X2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। क्लियर? तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो जो मेन चेंजेस आ रहे हैं, देखो बेटा ये भी गैस है ये भी गैस है, जो मेन चेंजेस आ रहा है प्रेशर में उसकी वजह से आ रहा है। अरे बेटा इसी के वजह से तो आ रहा है, मतलब dy बाई dt हो रहा है, तभी तो चेंज तुम्हारा कितने का आ रहा है, 170 बाई 150 माइनस 10 का। क्योंकि जो प्रेशर इसके वजह से लग रहा होगा वही प्रेशर तो इसके वजह से भी लग रहा होगा। जब दोनों का प्रेशर सेम ही लग रहा होगा तो ये इंक्लूड हो रहा है, और इसके इंक्लूड होने की वजह से कुछ प्रेशर चेंज होगा, वही प्रेशर चेंज इस टाइम में दिया है इन्होंने, तो वही प्रेशर चेंज निकाल लेंगे हम। प्रेशर चेंज अपन टाइम, यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2। तो जो y का जो चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो प्रेशर चेंज हो रहा है बेटा y के बढ़ने की वजह से हो रहा है, और जब y बढ़ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, 2 है। तो हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X2 चाहिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, dx2 बाई dt इक्वल टू, इसको 2 इंटू dy बाई dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये 2 टी बाई T2 की वैल्यू 2 है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 mm मिनट इनवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nitroalkane will give nitrolic acid with NaNO2। बेटा आपको पता है कि जो प्राइमरी नाइट्रोएल्केन होता है बेटा ये क्या करेगा, ये नाइट्रोलिक एसिड देता है। कैसे रिएक्शन होती है बेटा, इस पे अगर आप HNO2 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है CH3CH, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, और ये हो जाएगा बेटा NO2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये क्या बेटा, यही है आपका क्या, नाइट्रोलिक एसिड। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, प्राइमरी नाइट्रोएल्केन होना चाहिए। बेटा देखो ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननोन कंपाउंड, एक अननोन कंपाउंड है, कह रहे हैं मिथाइलेशन जब करा रहे हैं तो हमें मॉलिक्यूलर वेट जो मिल रहा है मिथाइलेटेड प्रोडक्ट का वो 210 मिल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बेटा आपको पता है कि जब हम मिथाइलेशन कराते हैं, ठीक है, जब मिथाइलेशन कराते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H है ये रिप्लेस हो जाता है किससे, H रिप्लेस होगा और इस पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब यूं हो जाता है। क्लियर, मिथाइलेशन कराएंगे तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H है वो चेंज हो जाता है और H की जगह क्या लग जाता है, CH3 लग जाता है। बेटा यहां से अगर मैं कहूं कि चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो बेटा कितना आएगा, बेटा इसमें देखो OH से जब H निकलेगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट -1 H गायब होगा, प्लस इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 15, तो इसको 15 ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 14। मतलब अगर एक OH पे एक मिथाइलेशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट का चेंज कितने का आएगा, 14 का आएगा। बस अब देखो, अब कह रहे हैं कि जब इसका मिथाइलेशन करा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है कितने, 210। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा बेटा वो 210 होगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले क्या होगा, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो तो ये बेटा आएगी 196। कैसे, अरे 9 × 12 प्लस ऑक्सीजन का बेटा 8 प्लस 5 × 16 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 196।
बेटा इसको माइनस कर दोगे 196। क्लियर? तो चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बेटा 14। मतलब जब इसका मिथाइलेशन हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस कितने का आया 14 का। और आपको पता है कि जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो उसका मिथाइलेशन करते हैं तो उसमें कितने का चेंजेस होता है 14 का। इसमें भी 14 हो रहा है, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे प्रेजेंट है बेटा। तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि अगर एक हो रहा है 14 हो रहा है और एक के चेंज होने पर 14 ही होता है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैल्यू एक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider this of 13 element the correct sequence of acidic strength। बता डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है। तो बेटा आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। रीजन ये है कि बेटा क्या होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है कम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है, पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट बने इनमें से कौन हैलोफॉर्म देगा। बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या करेगा, ये है क्या आपका ईस्टर है, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस करा देगा और अल्कोहल बना देगा। तो बेटा ये अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH, एक अल्कोहल ये बन जाएगा और एक अल्कोहल बेटा ये बन जाएगा OH CH CH3 एंड CH3। क्लियर? यही तो होगा। अब ये हो गया बेटा आपका ए मान लो और ये हो गया बी। क्लियर? अब पूछ रहे हैं कि कौन सा हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो बेटा ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये ग्रुप होना चाहिए, और बेटा ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो ए और बी दोनों हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आंसर कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी विल गिव द हैलोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बेटा ये तो शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, अल्टीमेटली कौन करेगा, ये करेगा। और इसका स्ट्रक्चर बेटा ये होगा Cr, ठीक। अब देखो एक बेटा ऑक्सिलेट यहां लग जाएगा, एक ऑक्सिलेट आपका यहां लग जाएगा और एक ऑक्सिलेट बेटा यहां लग जाएगा। क्लियर? ये होता है स्ट्रक्चर। क्लियर? 3- और यही होगा। और आपको पता है बेटा ये क्या है कायरल है, और जब कायरल है तो ये क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है NF3 मॉलिक्यूल हैज द ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। बना NF3 का स्ट्रक्चर बना लें, ये हो गया N दिस इज F। बेटा इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, तो शेप क्या होगा बेटा पिरामिडल। इसका मतलब ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये तो बात सही है। सेकंड क्या कह रहे हैं, NF3 is practically insoluble in water and is only hydrolyzed when an electric spark pass through the mixture with water vapor। मतलब देखो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। हाइड्रोलिसिस होती है कि जो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या करता है कि जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसके इम्पटी ऑर्बिटल में क्या करता है अपने लोन पेयर को देता है और हाइड्रोलिसिस होती है। देखो बेटा इन तीनों में चाहे नाइट्रोजन को लो, चाहे फ्लोरीन को लो, चाहे इन तीनों को लो, किसी के पास इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है। और जब इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज मोर देन दैट ऑफ NH3। बेटा यहाँ NH3 हम बना देते हैं H H एंड H। अब इसका डाइपोल मोमेंट की बात करें बेटा तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये बेटा आपको पता है ये फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। और इसमें क्या है ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, अल्टीमेटली जो लोन पेयर है इसका भी क्या होगा बेटा इसमें इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट जो होगा वो ये आएगा और जुड़ के आएगा। लेकिन इसमें देखो जो लोन पेयर का डायरेक्शन वो इधर ही होगा। तो इसमें इन दोनों से देखो बेटा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 3 अपोजिट है, एक सपोर्ट में है, जबकि ये सभी सपोर्ट में है, तो इसको जो म्यू की वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी। क्लियर? मतलब अमोनिया का म्यू की वैल्यू NF3 से ज्यादा होगी। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डाइपोल मोमेंट NF3 का ना ज्यादा होकर अमोनिया का होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं।
ठीक है। और आपको पता है कि N2O3 क्या ऑक्सीडाइज है, वो एसिडिक ऑक्साइड होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound liberate dihydrogen at anode when it electrolyzed in molten state but the same gas is liberated cathode if the aqueous solution is electrolyzed। बेटा आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन एनोड पे जाएगा तो एनोड पे क्या करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेटा हाइड्रोजन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो हाइड्रोजन गैस के रूप में लेगा। तो बेटा इनमें से देखो कौन होगा, आंसर कौन सा होगा, NaH होगा। ठीक है, इसी में क्या है, हाइड्रोजन एनायन के रूप में है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि जब एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे तो बेटा एक्वस सोल्यूशन यूज करोगे तो ये बन जाएगा NaOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो ये बेटा यहाँ पे कैथोड में रिलीज होगा और यहाँ पे क्या, एनोड पे। तो आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है बेटा कॉपर का, और पूछ रहे हैं कि एम ऑफ द सेल क्या होगी। ठीक है, बस निकाल लेते हैं बेटा। आपको पता है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसके लिए Ksp की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो होगी आपका कॉपर डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू OH आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही तो होगा। और बेटा आपको दिया है कि pH की वैल्यू दी है कितनी, 14, तो POH कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहां से जो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 1। क्लियर, इसका मतलब कि यहां से हम कॉपर आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। Ksp की वैल्यू 1 × 10⁻⁻19 दिया गया है बेटा। यहाँ पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हमें चाहिए, POH की वैल्यू कंसंट्रेशन कितना है, 1 है। तो यहाँ से जो कॉपर डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो बेटा हो जाएगी 1 × 10⁻⁻19। बस अब हम निकाल लेते हैं। ई सेल क्या होगा बेटा, ये होगा E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा बेटा इसका कितना 0.34, ये होता है माइनस का 0.06 अपॉन ये हो जाएगा n। अब बेटा n क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि कॉपर डाई पॉजिटिव पे कॉपर में चल रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ n 2 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, यही तो होगा। बस वैल्यू पुट आउट कर लो तो हो जाएगा 0.34 माइनस 0.06 बाई 2 log 1 अपॉन 1 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.34 माइनस 0.03 × 19। वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 0.22 वोल्ट। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, A फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल आयोडाइड टू गिव। सोडियम साल्ट कर किसका ले रहे हैं, एसिटिक एसिड का, और पूछ रहे हैं इथाइल आयोडाइड से बेटा रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखो बेटा सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O है ना, यही तो होगा। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इथाइल आयोडाइड से, तो ये हो जाएगा बेटा CH2CH3। ठीक है, यहां से क्या बेटा ये निकल जाएगा NaCl और बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। क्लिक है बेटा, ऑप्शन मैच करा लो। तो देखोगे तो बेटा इसमें कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। क्लियर, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पर अगर हम देखा जाए, अगर इस ऑक्सीजन को हटा दें तो ये हमारा ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। तो बेटा एक्चुअली तो ऑप्शन गलत है, पर मोस्ट एक्यूरेटली ऑप्शन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन क्लोराइड बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। इसमें पूछ रहा है कार्बन क्लोराइड बॉन्ड किसमें शॉर्टेस्ट होगी। बेटा ये देखो इसमें क्या है, इसके पास लोन पेयर है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है Cl, यहाँ बेटा लोन पेयर है। लोन पेयर है तो इसमें बेटा कॉन्जुगेशन होगा और कुछ यूं स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एल्कली जो स्ट्रक्चर होगा बेटा ये यूं होगा। CH2 पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा CH सिंगल बॉन्ड, Cl यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन फर्स्ट में जो कार्बन Cl बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, पार्शियल डबल है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा, ये भी सिंगल बॉन्ड है।
और यहाँ पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल है। अब पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट किस में है, बेटा तीनों सिंगल है, लेकिन इसमें पार्शियल डबल कैरेक्टर है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है सिंगल से कम होती है, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। बेटा ये रिएक्शन है और इसमें करा रहे हैं बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन। बेटा आपको पता है कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी SNAE, ठीक है। मतलब पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा बेटा, ये बेस है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ वाले प्रोटॉन को ले लेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगी, क्लोज होगी और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा बेटा CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रिंग लग जाएगी। क्लियर। तो ये बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो मैच कराओ, तो मैच कराने पे बेटा आपको आंसर मिलेगा। बेटा कौन सा आंसर होगा, C मैच कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर। ओके, तो बेटा आई होप ये पेपर आपको समझ में आया होगा। बेटा आज के पेपर में बहुत सारी गलतियां थी, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा और इसी वजह से थोड़ा इंटरप्टेड वीडियो बने हैं, तो इसके लिए परेशान ना हो बेटा। जो क्वेश्चन गलत हैं या जो वो है मैंने करेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।